जब आग लगी तभी धुआं उठा है त्रिवेंद्र रावत। जब वो कृषि मंत्री थे, एक ढैंचा भी इस प्रकरण हुआ था, हरीश रावत उस मुद्दे पे उनको जेल भेजना चाहते थे। और मैंने त्रिवेंद्र रावत की, मैं कृषि मंत्री था, मैंने 1 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। अच्छा, 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जब पार्टी ने निष्कासित किया तो खबरें ये चल रही थी कि आप जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे और अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। क्या ये असली वजह थी और या क्या था? ये बिल्कुल बिल्कुल असत्य है। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में या कहीं मन में ये रहता है जिनका कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, तो सबसे पहले चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में मुझको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। धामी जी ने भी, प्रहलाद जोशी ने भी मेरे सामने नड्डा जी को फोन किया और ये कहा कि अनुकृति को हम कोरदार दे रहे हैं। तो हरीश भाई अगर बेहतर स्थिति में हैं, कांग्रेस की सीट निकालने की स्थिति में, तो मैंने कहा खुल के मैं कह रहा हूँ कि उनको टिकट दे दो, उनको लड़ा दो, मैं उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं भी दोषी हूँ इस बात का। 2016 में भले ही ठीक है, हरीश राव जी से मेरे बहुत कई मुद्दों पे नाराजगी थी, कांग्रेस से नहीं थी, हरीश राव जी से कई मुद्दों पे नाराजगी थी और इसलिए मैंने वो निर्णय लिया। लेकिन उस निर्णय में जिन लोगों ने उस निर्णय को इस तक यहाँ तक पहुँचाया, उनके दामन पे भी दाग है। उसके साथ सरकारों ने गलत किया। उमेश जी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा कि मेरी इतनी नाराज़गी हुई उमेश जी से, विजय बहुगुणा जी घर पर, कि मैंने कहा भाई तुमने ये स्टिंग दिखाया क्यों? अब ये फर्जी सोशल मीडिया में न्यूज़ चलाई गई और एक प्लानिंग के तहत जो है हाईकमान को गुमराह किया गया। और मैंने माननीय सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की और तब मैंने बरसों ब्रह्मचारी का टिकट उठवाया और हरीश राव जी को टिकट दिया। मैंने फिर जब हरिद्वार में भी दौरे किए हैं, तो मेरा अपना 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं आश्वस्त हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो खास मेहमान हैं वो 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं। करीब 6 बार उत्तराखंड की अलग अलग विधानसभाओं से विधायक रह चुके हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हाल का ही जो प्रकरण अभी जो जिन निकला है, वो स्टिंग प्रकरण वाला, सीबीआई का जो जिन बाहर आ गया 2016 के बाद अब जाकर, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद ये चीज़ बाहर आती है, क्या आपकी इसको लेकर सोच है? देखिए, क्योंकि 2016 में जब सीबीआई की जांच की मांग मेरे द्वारा की गई थी, तो उसमें परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, क्योंकि हम उस समय हरीश राव जी कांग्रेस के खिलाफ थे, इसलिए मैंने उस समय सीबीआई की जांच की मांग की थी। लेकिन वो मुद्दा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टिंग को नकारते हुए सरकार को बहाल कर दिया, राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया, तो अब उसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, अब अचानक 2016 के बाद, अब 8 साल बाद अगर आज फिर से सीबीआई की जांच की बात होती है, उस समय एक प्रकरण उस सीबीआई से संबंधित माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में भी चल रहा है। मेरे अपने वकील से बातचीत हुई थी, क्योंकि माननीय हरीश रावत ने जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो हरीश रावत जी ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया था कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है। उसको मैंने चुनौती दिया था माननीय हाईकोर्ट में। अब मैं अपने माननीय मेरे वकील से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अगर मैं विड्रॉ कर देता हूँ कि भाई जो कैबिनेट का डिसीजन था उस समय का कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो फिर सीबीआई की जांच समाप्त हो जाएगी। तो मैंने अपने वकील से बातचीत की है, आज भी मेरी बातचीत हुई है और 27 तारीख को उसमें तारीख है माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में। हमने सुना आप केस वापस ले रहे हैं। अगर क्योंकि विचार कर रहा हूँ और मैं केस अगर वापस ले लेता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ इस सीबीआई की जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि मेरे अनुरोध पर सीबीआई की जांच की गई थी और उस देर से मिला न्याय भी अन्याय जैसा होता है। अगर कोई कदम होना था,
कोई क्राइम हुआ, कोई गलती हुई तो तत्काल उस पर निर्णय होना चाहिए था, तत्काल जांच होनी चाहिए थी। अब 8 साल बाद उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज उसका कोई बहुत सार्थकता है उस जांच की, और ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के रूप में सीबीआई का जैसे पूरे देश में प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग अच्छा, हमने आपका अभी एक दो दिन पहले मैं एक आपका बयान पढ़ रही थी, अमर उजाला में ही कहूँगी पढ़ रही थी कि इसी मामले को लेकर कि बहुत कुछ जो मन में दबा है इतने सालों से, और अगर ऐसा वक्त आएगा तो आप बोलने से झिझकेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या है? इसलिए कि 2016 का जो एपिसोड है वो सारा, चाहे स्टिंग था, चाहे बहुत सारी चीज़ें, मैं राजनीति के उस स्तर पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई मजबूर करेगा राजनीति में, अगर कोई मजबूर करेगा तो फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि मतलब जो लोग जानबूझकर आज सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और जानबूझकर सीबीआई का दोबारा से फिर प्रयोग कर रहे हैं, जबकि आज उसका कोई औचित्य नहीं था। 5 साल भाजपा की सरकार रहेगी, उसमें हरीश रावत की सरकार रहेगी, फिर 1.5 साल इस सरकार को हो गए। अब आप 2016 की घटना पे फिर सीबीआई की जांच 2023 में कर रहे हो, तो मैंने कहा फिर मजबूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पूरा जो एपिसोड हुआ है, तो ऐसी जब कहीं आग लगती, ऐसी तो जब आग लगी तभी धुआं उठा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये राजनीति का पतन है, राजनीति के लिए ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए जो कुछ हो रहा है हमारे देश में, मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। और चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आज महाराष्ट्र हो, चाहे किसी भी प्रदेश में, क्योंकि जनता अगर चुनती है, देखिए मैं भी दोषी हूँ उस बात का। 2016 में भले ही ठीक है, हरीश रावत जी से मेरे बहुत कई मुद्दों पे नाराज़ी थी, कांग्रेस से नहीं थी, हरीश रावत जी से कई मुद्दों पे नाराज़ी थी, और इसलिए मैंने वो निर्णय लिया था। लेकिन उस निर्णय में जिन लोगों ने उस निर्णय को यहाँ तक पहुँचाया, उनके दामन पे भी दाग हैं। जो अपने आप को बहुत पाक साफ कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि भाई हम शुचिता की बात करते हैं, चरित्रता की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और अगर वो पूरे के पूरे उस दलदल में डूबे हों। लेकिन 2016 का जो वाला प्रकरण था, जब सरकार गिरी तो पूरा सूत्रधार तो खबरों में चला, वो आपको बनाया गया था? नहीं, क्योंकि मैं मंत्री था, बाकी सारे लोग विधायक थे। विजय बहुगुणा भी उस समय क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे और केवल विधायक थे, तो अकेला मंत्री मैं था। मैंने एक साल पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो इसलिए लीड मैं कर रहा था, माने विधायकों से सभी बातचीत मैं कर रहा था। उस समय अमित शाह से भी मेरी बातचीत हुई, अकेले में बातचीत हुई, और पीयूष गोयल जी से, विजय वर्गीय जी से, सब लोग थे, बहुत लोग थे। वो सारे एपिसोड में जब बातचीत हुई, मैं आज अभी जल्दबाजी होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गड़े मुर्दे बार बार उखाड़ कर उत्तराखंड के जैसे पवित्र प्रदेश की राजनीति को, देवभूमि की राजनीति को, चाहे उसके लिए मैं भी दोषी हूँ, मैं भी मानता हूँ कि मुझसे भी गलतियाँ हुई। हरीश रावत से नाराज़ी होने के बावजूद भी व्यक्तिगत नाराज़ी थी, विकास को लेकर नाराज़ी थी। तो आज भी नाराज़ हैं। हाँ, वो ठीक है, वो रहे नाराज़, मैं नहीं नाराज़ रहता हूँ। मेरी एक आदत है कि नेकी करो खड्ड में डालो, जो अच्छा किसी मिलाप होगा नहीं होगा। देखिए मैं कोशिश करूँगा, मैं छोटा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, वो उम्र में बड़े हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके सम्मान में कोई कमी ना रहे, और ये ठीक भी है। देखिए वो ठीक, हार जीत अपनी जगह लगे हैं, वो 10 चुनाव हार जाएं, लेकिन जो राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में और देश में राजनीति में जो उनका सम्मान है, वो मैं सोचता हूँ चाहे भाजपा कांग्रेस राजनीति दलों से ऊपर अगर उठ के देखेंगे तो हरीश रावत जी का एक, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का सम्मान मुख्यमंत्री के रूप में होगा, मंत्री के रूप में होगा, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में होगा, कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में होगा, लेकिन हरीश रावत जी का लगभग उत्तराखंड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हरीश रावत जी का व्यक्तिगत रूप से लोग, कांग्रेस से भी हटकर लोग व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान नहीं करते हों।
ठीक है, किसी एक क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाता आदमी कभी, कई बार बहुत इस देश के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, महात्मा, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, फिर कल लोग कहेंगे कि हरीश राव जी तुलना महात्मा गांधी से कर दी या जयप्रकाश से कर दी, लेकिन चंद्रशेखर जी भी मंत्री नहीं रहे, कभी कुछ नहीं है, केवल जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष रहे और देश के प्रधानमंत्री बने। जयप्रकाश जी कभी किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन इस देश के अंदर जो उनका महत्व है वो किसी से कम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो हमेशा हरीश भाई का सम्मान करता हूँ, इसलिए नहीं, आज से नहीं, मैं जब भाजपा में भी था, उनकी मेरी पहली मुलाकात 1980 में हुई थी। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था और वो पहली बार सांसद जीत के आए थे। तो पहली बार मेरी मुलाकात गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल में उनसे हुई थी। मुझे आज भी वो सीन याद है, टूरिस्ट बंगला के सामने, राजहंस होटल के सामने वो गाड़ी से उतरे थे, मैं वहाँ पे खड़ा था, तो मैं छात्र नेता था विश्वविद्यालय का, तब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, लगभग 43 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और जब भी कई बार ऐसे अवसर आए, जैसे टिहरी में गेस्ट हाउस में मैं ठहरा हुआ था, वो उस समय कुछ नहीं थे, मैं मंत्री था उत्तर प्रदेश में, तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि वो आ रहे हैं गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए और उनकी बुकिंग नहीं थी, तो मैंने खुद अपना कमरा छोड़कर और डीएम से कहा कि नहीं भाई, हरीश राव जी को वीआईपी रूम दो और मैं तो कहीं भी रह लूँगा। तो मैंने, मतलब मेरा नेचर भी है, मैं सोचता हूँ कि भाई। अच्छा, इतना आप सम्मान करते आ रहे हैं उनका, काफ़ी कुछ जो आप बता रहे हैं, अभी अपने रूम तक दे दिया उनके लिए, सारी चीज़ें मतलब जितना मौका मिलता आपने किया। अगर अभी की बात करें, अब लोकसभा जो सीट है हरिद्वार की, आगामी चुनावों को लेकर लगता है कि एक आप भी वहां पर जो है काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, आप तो कहते भी हैं कि आप वहां से लड़ना चाहते हैं। हरीश रावत भी कहीं ना कहीं दावेदारी दे रहे हैं, और भी एक दो लोग हैं, तो मेनली लेकिन मैं हरीश रावत की यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि सीधा अगर सब कुछ आप इतना देते हैं, तो क्या अगर हाईकमान, क्या आपको लगता है कि किसे टिकट देगी, आपको देगी या उनको देगी? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि वो किसको निर्णय लेते हैं। मेरी कल भी बात हुई, 2 दिन पहले भी बात हुई, जब मैंने हरिद्वार में सक्रियता दिखाई तब भी पार्टी के अपने नेताओं से बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा, भाई अगर आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ने पर मेरे नाम पर विचार कर रहे हैं तो मैं हरिद्वार पे कीजिएगा, और अगर हरिद्वार से अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं चुनाव जीतूँ। बाकी तो देखिए ऊपर वाला है, आदमी कोशिश कर सकता है। और मैंने फिर जब हरिद्वार में भी दौरे किए हैं तो मेरा अपना 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं आश्वस्त हूं लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर, लोगों के जो भावनाएं मेरे प्रति हैं, चाहे वो किसी धर्म का, हिंदू है, पहाड़ी है, गैर पहाड़ी है, सैनी है, गुजर है, जाट है, एससी है, तो मैं जब उनके गांव में जा रहा हूं, उनके घरों पे जाता हूं, बातचीत करता हूं, तो देखिए साफ लग जाता है, साफ दिखाई देता है कि वो दिल से चाहते हैं लोग वहाँ कि मैं, क्योंकि निशंक जी को भी लोगों ने देख लिया, लगातार बीजेपी वहाँ लगातार जीत रही है कई लंबे समय से। तो लोग इस समय 2009 के बाद लगातार वहाँ भाजपा जीत रही है, और सौभाग्य से निशंक जी केंद्र में मंत्री भी रहे, तो कोई ऐसा काम हरिद्वार में उनके पार्लियामेंट के मेंबर ने, और सौभाग्य से वहाँ का हरिद्वार पार्लियामेंट क्षेत्र के हरीश राव जी भी मुख्यमंत्री रहे, निशंक जी भी मुख्यमंत्री रहे, त्रिवेंद्र राव जी भी डोयला से विधायक थे, वो भी मुख्यमंत्री रहे। तो जिस पार्लियामेंट क्षेत्र ने प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए हों, 2 सेंट्रल मिनिस्टर दिए हों, हरीश रावत जी और आपके निशंक जी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से निशंक जी वहाँ मंत्री हैं, विधायक, सांसद हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी योजना हरिद्वार के लिए या कोई बड़े कार्यक्रम ऐसे हरिद्वार के लिए। अभी बाढ़ आई, वैसे तो पूरे देश में आ रखी है, लेकिन हरिद्वार में आज जगह, चाहे लक्सर का क्षेत्र हो, चाहे पूरा क्षेत्र है, लगभग बाढ़ की चपेट में आता है, हर बार आता है। अब कोई एक कार्य योजना कोई इस तरह नहीं बनाई गई कि जिससे कि हम हरिद्वार को बाढ़ से, और जब तेज वर्षा हो उससे हम हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके को बचा सकें।
तो ये दुर्भाग्य है कि पूरे देश और दुनिया जहाँ हरिद्वार आती है धार्मिक दृष्टिकोण से, और सबसे बड़े केवल एक धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, जैसे हिंदू दुनिया किसी कोने में रहता हो, हिंदू की ये इच्छा जरूर होती कि अपनी सांसें टूटने से पहले वो हरिद्वार जुड़वाना चाहता है, हर की पौड़ी पर जुड़वाना चाहता है, गंगा में स्नान जरूर करना चाहता है। मुस्लिम क्या दुनिया के किसी कोने में रहता हो, मक्का मदीना के बाद उसकी एक इच्छा होती है कि कलियर शरीफ की दरगाह पर वो माथा जरूर टेकना चाहता है। तो दो बड़े धर्म, हिंदू दुनिया का एक बड़ा धर्म है और मुस्लिम दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म है, और दोनों धर्मों की आस्था हरिद्वार में है। और सौभाग्य है कि पूरे दुनिया में दंगे होते हैं आपस में, लेकिन हरिद्वार में इतना भाईचारा है आपस में। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई ऐसी कोई अप्रिय बड़ी घटना हुई हो। मेरे पिछले जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में इस तरह लोग भाईचारे के साथ, एक हिंदू मुस्लिम इस तरह भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सांसदों ने वहाँ के लोगों की पीड़ा को, वहाँ के लोगों के विकास की, वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है कि जिससे हम कह सकें कि गंगा या हर की पौड़ी के अलावा चंडी देवी, कलियर शरीफ की दरगाह के अलावा हरिद्वार का नाम इसके कारण भी एक पहचान बनी हुई हरिद्वार। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी कि अभी हरिद्वार लोकसभा इस सीट से जो उमेश कुमार है खानपुर से एमएलए, उनकी जो पत्नी है वो बसपा के टिकट से लोकसभा प्रत्याशी हो सकती हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे स्टिंग प्रकरण के कर्ता धर्ता रहे हैं। तो उमेश कुमार को लेकर क्या कहना चाहेंगे और अभी क्या उनकी रणनीति चल रही होगी? हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो जहाँ उसके पर कभी विपत्ति आई और उसके साथ सरकारों ने गलत किया उमेश जी के साथ, तो मैं हमेशा खड़ा रहा। इसलिए नहीं कि वो मेरा मित्र है या मेरे शुभचिंतक है, इसलिए कि उसके साथ सरकार अगर कहीं गलत कर रही थी, लेकिन जहाँ वो गलत होता है वहाँ मैं साथ नहीं देता हूँ। जहाँ वो सही होता है सरकार, उस चाहे निशंक जी ने उसको बहुत कोशिश की, त्रिवेंद्र रावत ने की, खंडूरी जी ने की, हरीश राव जी ने की, जब सरकारें उसके खिलाफ गलत कदम उठाती, वहाँ जहाँ उसकी गलती नहीं होती है वहाँ मैंने हमेशा उमेश का साथ दिया। लेकिन जहाँ वो गलत होता है मैं वहाँ चुप, मैंने कहा भाई तेरे इन कामों में मैं तुम्हारे साथ नहीं। और ये स्टिंग को लेकर भी मुझे कहना नहीं चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी इतनी नाराज़ी हुई उमेश जी से, विजय बहुना जी घर पर, कि मैंने कहा भाई तुमने ये स्टिंग दिखाया क्यों, मदन बिष्ट की वाला स्टिंग। तो बहुत नाराज़ी हुई, इतनी नाराज़ी हुई कि मैंने बहुत महीनों तक उमेश जी के साथ बातचीत तक नहीं की। मैंने कहा भाई ये ठीक नहीं है, हमारा स्तर ये नहीं है कि ठीक है तुमने स्टिंग कर लिया, मैंने कहा था कि इसको नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो क्या मान के चलें कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें थी तभी वो स्टिंग है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कहूँ इतना बड़ा एपिसोड हुआ आज महाराष्ट्र में हुआ, तो ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे उत्तराखंड में भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग आज बहुत अपने को बहुत ईमानदार, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ के कई बार राजनीति में मन खराब हो जाता है कि भाई सब कुछ अगर सब्जी मंडी की तरह सब चीज़ें रहें, सब मंडी लगने लगे राजनीति में, तो मैं नहीं समझता कि ये कई बार उसके कारण मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ तो मैं भी राजनीति में, लेकिन कई बार मुझे लगता है मैं राजनीति के लिए फिट हूँ ही नहीं। लोग इसलिए मुझे दल बदलू कहते हैं। अमित शाह ने लास्ट टाइम क्यों हटा दिया, मतलब क्या वजह, कि असली वजह क्या रही? मुझे नहीं मालूम कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, प्लानिंग से के तहत षड्यंत्र हुआ। कुछ लोग, जो लोग देखिए वो कांग्रेस में भी मेरे साथ होता है। एक बार तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, एक फाइल में जब मैं उनके पास लेकर गया तो तिवारी जी ने मुझसे कहा, रावत जी मैंने आपका फाइल वर्क देखा है, आपका भाषण सुना है, आपके संगठन करने के काम को देखा है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट करते हो, लेकिन फिर भी आपकी लोग बुराई क्यों करते हैं? तो तिवारी जी ने खुद ही कहा कई बार अच्छाई
जो आपके काबिलियत है, आपकी योग्यता है, वो आपकी अयोग्यता बन जाती है। कि जो लोग कुछ लोगों को लगता है कि भाई राजनीति है, ये तो खेल है राजनीति। आप जब महाभारत में देख लो, आप कंस को देख लो, तो कृष्ण सगा भांजा था, फिर भी जो है जेल में डाल दिया, सब कुछ कर दिया। तो सत्ता में ये सब कुछ होता है। तो क्योंकि लोग चाहे मैं कांग्रेस में हूँ चाहे भाजपा में हूँ, जब लोगों को लगता है कि यार कल ये हमारे लिए आगे ना आ जाए, तो लोग फिर सारे षड्यंत्र कर लेते हैं। और कई बार मैं उस धोखे में मुझे नुकसान भी होता है। लेकिन जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं 6 बार विधायक रहा हूँ, 2-3 बार यूपी में रहा, 91 में रहा, 93 में रहा, और फिर मैं कल्याण सिंह के साथ मंत्री रहा, फिर मायावती जी के साथ रहा, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन रहा, फिर मैं तिवारी जी के साथ मंत्री रहा, विपक्ष का नेता रहा, विजय भवन के साथ मंत्री रहा, फिर हरीश रावत के साथ रहा, त्रिवेंद्र रावत के साथ मंत्री रहा, फिर तीरथ के साथ रहा, धामी के साथ रहा। तो 9 बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है। क्योंकि सरकारें कई बार एक, जैसे अब 3 मुख्यमंत्री बदले भाजपा में, तो तीनों के साथ रहा मैं। कांग्रेस में 2 बार मुख्यमंत्री बदले, तो दोनों के साथ रहा मैं। उस समय कल्याण सिंह की सरकार अयोध्या के कारण 18 महीने बाद चली गई थी। और मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही बार जीता हूँ। कई बार लोग कहते हैं एक बार जीता है। मैं पौड़ी से 2 बार विधायक रहा यूपी के अंदर। अच्छा। पौड़ी विधानसभा से मैं लेस्डोन में उत्तराखंड बनने के बाद लेस्डोन से 2 बार विधायक रहा, 2002 से 2007 में। रुद्रप्रयाग जरूर में 1 बार रहा, और कोटद्वार में 1 बार रहा। अब आप सोचिए कि मेरा घर श्रीनगर है, और मैं रुद्रप्रयाग से, जहाँ से मैं मतलब रुद्रप्रयाग में मैं जखोली ब्लॉक में पूरे क्षेत्र को भी नहीं जानता था। मैं जब लेस्डोन चुनाव लड़ने के लिए गया तो लेस्डोन को तो जानता था, वो कैंटोनमेंट एरिया है, लेकिन मैं मला बदलपुर को नहीं देखा था मैंने कभी। मैंने बहुत सारी क्षेत्र को, लेस्डोन विधानसभा के बहुत क्षेत्र को देखा ही नहीं था मैंने। और 10 दिन में पार्टी, अभी जैसे कोटद्वार में, जब मैं 2016 में 17 में कोटद्वार लड़ा, तो 10 दिन पहले मुझे कहा कि आपको कोटद्वार लड़ना है। मैंने कहा ठीक है, मैं लड़ूंगा, और 10 दिन में जीत गया। तो और ऐसा नहीं कि कोई 100-200 वोट से जीता हूं। अच्छा, ये तो रही पुरानी बातें हैं। अभी हाल की बात करें, आप प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं एक तरफ जो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावी रण कैसे जीतेंगे जब घर में ही एक गृह युद्ध चल रहा है, अलग अलग बटे हुए हैं, तो ये एकजुट कैसे होंगे? मैं देखिए, जब पार्टी कमजोर होती है, जैसे आज मैं भाजपा को देखो, भाजपा जब कमजोर थी, उत्तर प्रदेश में कई सरकार 77 में जनता पार्टी के समय में सरकार में आई, उसके अलावा कभी अपनी सरकार नहीं आई। पहली बार 91 में अपनी सरकार भाजपा की आई। तो भाजपा में लोग, संगठन में मेल मिलाप होता था। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। जब कमजोर ओपोजिशन, जब आप संघर्ष में हो, तो फिर सबको एकजुट होकर करना चाहिए। और कांग्रेस को अगर उत्तराखंड में या देश के अंदर भाजपा से मुकाबला करना है, तो कांग्रेस को आपसी मतभेद, अरे मैंने माने हरीश राव जी से 2022 में फोन पर कहा कि भाई जो जीतने वाला कैंडिडेट है, घोर विरोधी हो आपका, उसको टिकट दे दो। विधायक जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनोगे आप। तो आदमी को कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाना होगा। और मैं तो देखिए, आज जितने लोग हैं उत्तराखंड में, गोदयाल बहुत जूनियर है मेरे से, कर्ण मेरा बहुत जूनियर है। जब मैं लीडर अपोजिशन था, पहली बार वो 2007 में जीत के आए थे। तो उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं, हरीश राव जी को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई भी इनमें मंत्री नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी झुकने के लिए तैयार हूँ। भाई ये समय, बड़ा व्यक्ति वही है जो बड़ा दिल दिखाए। जैसे अटल जी की वो पंक्तियां, तो क्या लगता है हरिद्वार के लिए वो छोड़ सकते हैं अपना? नहीं, अब वो तो वक्त बताएगा। वो दिखाएं, मैं दिखाऊं, वो नहीं दिखाएंगे तो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, आप दिखा देंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है परसों, पार्टी के 2009 में भी तो हरिद्वार के लिए जो है बड़ा दिल उनके लिए दिखाया था ना। बिल्कुल। मैं आज कह रहा हूं, और किसी से पूछ लीजिएगा, वीरेंद्र चौधरी उस समय प्रभारी थे, उनके करीब थे, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के।
उनका टिकट ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल हो गया था। हरीश राव जी ने मुझसे कहा फोन करके कि भाई मैं हरिद्वार लड़ना चाहता हूँ, और मैंने माननीय सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की, और तब मैंने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का टिकट रुकवाया और हरीश राव जी को टिकट दिलवाया। अब वो ठीक है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लीडर ऑपोजिशन था, टिकट बंटवारे में उस समय पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर था, तो मेरी भूमिका थी, और थोड़ा सा तार्किक शक्ति है, मैं अपने जो मैं ये ऐसा क्या हो गया रावत जी की, मतलब एक तरफ आप उनके लिए इतनी पैरवी करते हैं 2009 में, उसके बाद 2016 में आप पार्टी बदल जाती है, विधायकों को लेकर चले जाते हैं, तो इतनी नाराजगी इस बीच हरीश रावत से क्या ऐसी होगी आपकी? अब वो मैं बहुत पुराने, क्योंकि बहुत आप पे भी समय नहीं है और वो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ चीज़ें ऐसी कि वो आदमी, हर व्यक्ति का अपना कुछ चीज़, हर व्यक्ति में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, मेरे बड़े भाई में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अब कुछ कई बार वो कुछ कमियां भी रहती हैं, हमें बहुत अच्छाई हैं, लेकिन मैं आज आपको, मैं पार्टी के अपने हाईकमान से बोला है कि भाई आप अंदरूनी सर्वे करा लो, और हरीश भाई अगर बेहतर स्थिति में हैं, कांग्रेस की सीट निकालने की स्थिति में, तो मैंने कहा खुल के मैं कह रहा हूं कि उनको टिकट दे दो, उनको लड़ा दो, मैं उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। जो जिम्मेदारी देंगे मेरे को चुनाव लड़ाने की, मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और दिखाऊंगा कि माना उन्होंने मुझे 50 पोलिंग बूथ दे दिए, सबसे खराब पोलिंग बूथ मुझे दे दो, मुझे नहीं मालूम कि और पोलिंग बूथों पे क्या होगा, उन पोलिंग बूथों पे मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं हरीश राव जी को आगे करके दिखाऊंगा। अब इसलिए कि इस समय हम आपस में लड़ने का समय नहीं है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो भाजपा से कैसे लड़ेंगे? उन्होंने पोलिंग बूथ के स्तर पर काम शुरू कर दिया है, और हम अभी आज तक अखबारों मीडिया में ही लड़ते रहेंगे, खिलाफ दूसरे खिलाफ बयान देते रहेंगे। ऐसे तो नहीं लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो इसलिए इस समय जो हमारी कांग्रेस की फौज है। अच्छा, 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जब पार्टी ने निष्कासित किया तो खबरें ये चल रही थी कि आप जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे और अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। क्या ये असली वजह थी और या क्या था? ये बिल्कुल बिल्कुल असत्य है। मैंने अमित शाह जी से, प्रहलाद जोशी जी से, धामी से, नड्डा जी से ये कहा था कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं 6 बार एमएलए रह गया हूँ, यूपी से एमएलए रहा हूँ, 9 बार मिनिस्टर रह चुका हूँ, विपक्ष का नेता रह गया हूँ, भाजपा में संगठन के बहुत बड़े बड़े पदों पे रहा हूँ, कांग्रेस में बहुत बड़े पदों पे रहा हूँ संगठन के, तो मैं नहीं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि अनुकृति को मौका देना चाहिए तो आप इसको दे लो। तो ये 9 तारीख मैंने धामी से भी कहा था, पलाजो से भी कहा था, और मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो लड़ना है, और मेरा केदारनाथ में टिकट फाइनल कर दिया। कह रहे आप केदारनाथ, हम चाहते हैं आप केदारनाथ लड़ें। तो मैंने कहा अगर आप फाइनल कर रहे हैं तो मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। और अनुकृति के लिए भी धामी जी ने भी, पलाजो से ने भी मेरे सामने नड्डा जी को फोन किया और ये कहा कि अनुकृति को हम कोरदार दे रहे हैं। ये भाजपा दोनों ही टिकट दे रही थी। मेरे सामने खड़ा कर दो किसी को, कह दें अमित शाह जी की हमने मना किया था, या मैंने कोई जिद करी है, या मैंने कोई दबाव डाला। मैंने ये कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं तो अनुकृति को लड़ा दो, और अनुकृति को नहीं लड़ाना चाहो मत लड़ाओ। कोई ऐसी एक चीज है, जैसे मैं आज कांग्रेस में कह रहा हूं कि भाई अगर मुझे एमपी टिकट अगर आप देते हैं तो हरिद्वार से दें। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दो ही दो मुझे टिकट, नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा या मैं बगावत करूंगा। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, वो तो देखो उन्होंने जब एक कोई प्लानिंग जो षड्यंत्र जिसने भी किया हो, कौन हो सकता है? अब उसमें बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई भाजपा की नेक टू नेक सीटें आएंगी 40 के आसपास, अगर विधायक को आपसे दिक्कत होगी, सबको हो सकती है। किसी को लगा होगा कि अगर बराबर विधायक आ गए, आसपास 40 विधायक आ गए तो हरक सिंह को मुख्यमंत्री ना बनाना पड़े, तो कई लोगों को दिक्कत होगी। एक्चुअल मेरे खिलाफ जो एक माहौल हमेशा बनता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने व्यवहार को कहूँगा कि मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहता होगा, मतलब आम लोगों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जो मैं नेताओं की नेतागिरी नहीं करता, कभी आम जनता की नेतागिरी करता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में, या कहीं मन में ये रहता है जिनका कि हमें मुख्यमंत्री बनना है,
तो सबसे पहले चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में मुझको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जो मुख्यमंत्री की रेस में रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि वो षड्यंत्रकारी हो सकते? मैं मुजफ्फरनगर में था, चाय पी रहा एक ढाबे में, और न्यूज चल रही थी कि मैं सुरजेवाला के साथ जो है काली कार में जो है सोनिया गांधी को मिलने के लिए चला गया। अब आप सोचो, रात को सोनिया गांधी दिन में तो मिलती नहीं थी, बीमार रहती हैं, तो रात को कहाँ मिल रही थी। अब ये फर्जी सोशल मीडिया में न्यूज चलाई गई और एक प्लानिंग के तहत जो है हाईकमान को गुमराह किया गया। और जिसने भी ये षड्यंत्र किया, कई बार क्या होता है कि जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं, मेरे खिलाफ एक मामला हुआ जैनी प्रकरण 2003 में, फौरी तौर पर मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच हुई। 1 साल में दुखी रहा, बहुत दुखी रहा, जिंदगी खून के आंसू हुए मैंने, क्योंकि जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था उसका आरोप मुझ पे लगा। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, जो लोग उस षड्यंत्र में सम्मिलित थे 2007 में, वो लोग विधानसभा में नहीं आ पाए। जो लोग, जिन लोगों ने मुझे दुखी किया, वो राजनीति में जीरो चले गए। हरक सिंह रावत 2007 में भारी बहुमत से जीता और विपक्ष का नेता बना। जब कांग्रेस में 100 से अधिक लाल बत्तियां थी, मंत्री पद थे, तब हरक सिंह मंत्री पद इस्तीफा दे चुका था। और जब कांग्रेस बस एक ही मंत्री पद था विपक्ष का नेता के रूप में, तब मेरे पास था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार लोगों को लगता है कि इसको मार के, इसके राजनीतिक नुकसान करके हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन समय है। कई बार देखिए, अहिल्या का कल्याण होना था, राम को वनवास हुआ। अगर मेरे हाथों किसी दिन, अगर उत्तराखंड में कभी उत्तराखंड को ईश्वर चाहेगा, बद्री केदार का आशीर्वाद होगा कि मेरे हाथों उत्तराखंड को कुछ अच्छा होना होगा, तो उस दिन मौका मिलेगा। अच्छा, अगर हम 3 पिछले सीएम की बात करें, त्रिवेंद्र तीरथ एंड धामी जी, तो इन तीनों को लेके आपका क्या रहता है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत किस तरह से बयानबाजी करते हैं आपके लिए मैंने आपको बताया, और आप के होने से, चीज़ें होने से 2016 में वो जब सीएम बनते हैं आपने अभी बताया, तो तीनों के साथ आपका किस तरह का? देखिए, मैं आज बता रहा हूँ, राजनीति रूम में ये तीनों उत्तराखंड के बाद की देन है। त्रिवेंद्र रावत, जब मैं 92 में मिनिस्टर था, उमानाथ सिंह जी राज्य मंत्री थे, जेल कारागार उनके साथ प्यारो थे। तीरथ सिंह रावत को मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, छात्र राजनीति में मैंने छात्र संघ अध्यक्ष बनाने में मदद करी, पूरी तरह मैं मदद करता था। धामी जी भी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसकी शादी से लेकर बिल्कुल छोटे भाई की तरह, मुझे बड़ा भाई की तरह मानता था। मैं, दुर्भाग्य ये है कि ये लोग, इन लोगों में, जैसे त्रिवेंद्र रावत का था, जब वो कृषि मंत्री थे, एक ढैंचा बीज प्रकरण हुआ था, हरीश रावत उस मुद्दे पे उनको जेल भेजना चाहते थे, और मैंने त्रिवेंद्र रावत के, मैं कृषि मंत्री था, मैंने 1 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा, और हरीश रावत ने कहा मुझे कि आप सांप को दूध क्यों पिला रहे हो, लेकिन मैंने फिर भी त्रिवेंद्र रावत को बचाया, क्योंकि मेरी सोच नेगेटिव नहीं है। मैं सोचता हूं कि मेरा दुश्मन भी, जो जिसने मुझे बहुत नुकसान करा हो, और जब मेरे हाथ में कलम आती, ताकत आती है, तो मैं तब भी उसको नुकसान करने की कोशिश नहीं करता हूं। ठीक है, उसने जो किया वो उसकी आत्मा जाने, लेकिन मैं उसको कभी व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं करूंगा, और न करता हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय है। कुछ लोगों को लगता है, अगर धामी जी को भी एकदम छोटे भाई की तरह आपने माना, तो अब क्या हो गया? मतलब मैं तो जब से बिल्कुल, वो बिल्कुल हमेशा मेरे साथ रहा, लेकिन अब मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अनुभव की कमी है। आज भी मैं धामी के साथ भी मंत्री रहा। तीरथ सिंह रावत का तो 2-3 महीने का कार्यकाल था, दुर्भाग्य था उत्तराखंड का। त्रिवेंद्र रावत का कार्यकाल भी बहुत निराशाजनक कार्यकाल रहा। मैंने सबसे अधिक काम, अगर किसी, मैंने देखिए, मैं कल्याण सिंह के साथ भी मंत्री रहा, मायावती के साथ रहा। मैंने सबसे ज़्यादा काम अगर किसी समय में किए हैं, या तो मायावती के साथ किए, जो जिले मैंने उस समय बना दिए,
रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, 97 में जो जिले मैंने बनाए उत्तर प्रदेश के में रहते हुए, आज तक एक जिला उत्तराखंड में नहीं बना। 12 तहसीलें बनाई मैंने, ऋषिकेश तहसील, गैरसैंण जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है, जहाँ राजधानी की बात होती है, गैरसैंण तहसील बनाई, विकास नगर तहसील बनाई, श्रीनगर तहसील, मतलब इस तरह 12 तहसीलें। तो खैर तहसीलें तो उसके बाद भी बनी। तो पता नहीं, नाम जरूर बदलने की बातें चलती रहती हैं। हाँ, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, क्योंकि मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में स्पीच दिया था कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर उत्तराखंड को सही नेतृत्व मिले, सही नियोजन हो, प्राकृतिक संसाधनों का सही विकास हो, तो उत्तराखंड राज्य बनने के 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। अकेली गंगा यमुना नदी से 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, और जिस दिन 40,000 मेगावाट बिजली उत्तराखंड पैदा कर लेगा, आप सोचिए जो गल्फ कंट्री हैं उनके पास क्या है तेल के अलावा। आज तो पावर गेम है, पेट्रोल भी, तेल भी पावर गेम, ऊर्जा है, और बिजली भी ऊर्जा है। बिना बिजली के ना आपके कैमरे चलेंगे, ना कुछ नहीं चलेगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम 40,000 मेगावाट बिजली जिस दिन पैदा कर लेंगे, अब सोचे, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जिस दिन हम उत्तराखंड नहीं बना था तो हम बिजली के मामले में सरप्लस थे, 1100 मेगावाट पैदा कर रहे थे, और 800 मेगावाट उस दिन हमारी खपत थी। आज हम माइनस में, हम 8 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं नेशनल ग्रिड से। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है। फिलहाल उत्तराखंड तक को आज आपने समय दिया और तमाम बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जिनसे उनके राजनीतिक सफर के बारे में और तमाम उतार चढ़ाव के बारे में आज हमने बातचीत की। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।